हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स का फर्स्ट लेक्चर है और उस वीडियो में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में बात करने में जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। और लास्ट जो टॉपिक हो हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सिंपली क्या होता है, जो भी हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज करता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है ग्लूकोज को, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं या फिर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होता है तो जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की। तो ब्रीदिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन अगर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। समझते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये हमारे सेल्स के अंदर होते हैं और सेल्स के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है वो एंजाइम के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। अगर नॉर्मली अगर बात करें तो जो भी हम फ्यूल जलाते हैं उसमें भी क्या होता है, सेम इसी तरीके का प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होता है, लेकिन एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में होता है और हीट के फॉर्म में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज नहीं होता, ये केमिकल फॉर्म में हमारा एनर्जी रिलीज होता है। तो इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है और जो भी हमारा एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो भी ब्रीदिंग होता है इसमें सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। दैट मीन्स जो भी हमारा ग्लूकोज होता है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो भी हमारा ग्लूकोज है वो रिएक्शन होता है उसका ऑक्सीजन के साथ और ग्लूकोज हमारा टूटता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ब्रीदिंग में, तो ब्रीदिंग में कोई एनर्जी का रिलीज नहीं होता, जबकि उल्टा ही होता है, एनर्जी हम कंज्यूम ही कर देते हैं, खर्च कर देते हैं ब्रीदिंग करने में। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है रिलीज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रीदिंग में, तो ब्रीदिंग में हम लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने नॉस्ट्रिल का इस्तेमाल करते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हम कर पाए। लेकिन रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन सेल्स में होते हैं और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जस्ट अपोजिट होता है। अब कहने का मतलब है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो यहाँ पे रिएक्शन लिख रखा है मैंने, इसको जस्ट मैं उल्टा कर देता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिएक्ट करेगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ये जो रिएक्शन कहलाता है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए हमने ये रिएक्शन लिख रखा है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो हमारा रेस्पिरेशन के जस्ट अपोजिट है। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का ये फोटोसिंथेसिस के जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो कई लोग उल्टा अपोजिट प्रोसेस कहने का मतलब समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है सिर्फ रात के समय होता है। ऐसा नहीं, पूरे होल डे और नाइट जो होता है रेस्पिरेशन चलते रहता है कंटिन्यूसली। फोटोसिंथेसिस भी होते रहता है और रेस्पिरेशन भी चलते रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार एक समय पे हमारा फोटोसिंथेसिस होगा, दूसरे समय पे रेस्पिरेशन। यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना है कि दोनों का जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन दोनों चलते रहते हैं दोनों समय पे। यहाँ पे प्लांट्स की अगर बात करें तो जो भी हमारा ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, वेराज एनारोबिक रेस्पिरेशन की अपन बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पा रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पे अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है ये रिलीज होता है। लार्ज अमाउंट कहने का मतलब होता है यहाँ पे जो भी हमारा ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है।
जिसको हम बोलते हैं जो भी हमारा सबस्ट्रेट है, दैट मीन्स ग्लूकोज, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर बात करें तो जो भी हमारा ग्लूकोज है या सबस्ट्रेट है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे को एनर्जी भी अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता, कम एनर्जी का रिलीज होता है। इंड प्रोडक्ट की अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और 38 एटीपी होता है। 38 एटीपी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। लेकिन यही एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एल्कोहल हो जाता है, और साथ साथ में क्या होता है 2 एटीपी का रिलीज करता है, जो कि काफ़ी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट इन्वॉल्व में रेस्पिरेशन। तो 3 पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो जो होते हैं रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, होता है लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। अब हमारा प्लांट्स अगर बड़ा है तो रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज करना पड़ता है। तो हर एक जगह लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण ये रेस्पिरेशन हो नहीं पाएगा। तो वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है, ताकि रेस्पिरेशन हो पाए अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे लीव्स की बात कर लेते हैं। तो लीव्स में जो होता है वो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, जो रेस्पिरेशन के समय होता है और फोटोसिंथेसिस के समय होता है। यहाँ पे स्टोमाटा की अगर बात करें तो उसमें गार्ड सेल्स होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स के ओपनिंग और क्लोजिंग पे ही डिपेंड करता है कि हमारा क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पे गार्ड सेल की अगर बात करें तो ये हमारे पास आप सेल्स देख पा रहे हो, यहाँ पे जो इनर वॉल होते हैं गार्ड सेल के, ये थिक होते हैं, लेकिन आउटर जो होते हैं वो थिनर होते हैं। अब यहाँ पे दिन के समय क्या होता है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये जो गार्ड सेल है इसमें जो होता है शुगर, दैट मीन्स ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो जो भी हमारा वाटर होता है साइड वाले सेल से, वो अंदर आकर के इस गार्ड सेल में क्या होता है, फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे जैसे ही वाटर गार्ड सेल के अंदर आता है तो जो भी हमारा गार्ड सेल होता है वो स्वेल करना स्टार्ट कर देता है। जब वो फूलता है तो बीच में होल क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमा या स्टोमेटल पोर बोलते हैं। अब इस वजह से स्टोमेटल पोर का ओपनिंग हो गया तो अब हमारा गैसेस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, इस डायग्राम में देख पाओगे कि जो भी हमारा गार्ड सेल है तो उसका इनर, इसको बोलते हैं इनर वॉल। इनर वॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा थिक है। लेकिन अगर आउटर वॉल की अगर बात करूँ, ये वाले वॉल की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा थिन है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, दिन के समय में जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो वाटर जो होता है इसके अंदर जाकर के भरता है और जो भी हमारा गार्ड सेल है स्वेल करता है और स्टोमेटल पोर का ओपनिंग हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है स्लो डाउन होता है, तो जो भी ग्लूकोज होता है गार्ड सेल के अंदर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जो भी गार्ड सेल के अंदर जो वाटर है अब वो बाहर होगा, एक्सपेल आउट होगा। और जब एक्सपेल आउट होता है तो हमारा गार्ड सेल जो होता है नॉर्मल अपने पोजीशन में चला जाता है और ये क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर है अब ये क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज हो जाएगा तो कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हमारा गार्ड सेल जो होता है वर्क करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इस तरीके से कंट्रोल होता है। एक वीडियो के हेल्प से समझते हैं इसको। Process of stomatal transpiration. Most of the transpiration takes place through stomata. Stomata are microscopic parts consisting of two kidney-shaped rod cells. In stomatal transpiration, water vapor moves through the stomata of leaves. Water absorbed by the roots rises through the stem and reaches the tissues of the leaf through veins. A large number of spongy mesophyll cells in the leaf have the surfaces exposed to the intercellular spaces. The surfaces of the cells give out some of the water which forms a thin film. The water from this film evaporates and the water vapor formed saturates in the intercellular spaces. This
guard cells are in the flaccid state, stomatal aperture closes. During daytime, as a result of photosynthesis, as the guard cells have chloroplast, concentration of carbohydrates rises, leading to osmotic uptake of water by the guard cells to swell. Since the wall of guard cells towards stomatal opening is thick, while outer convex wall is thin, inflow of water in the guard cells causes them to bulge outwards, thus widening the stomatal opening. When the osmotic pressure of the guard cells becomes lower during night, the water leaves these cells due to exosmosis and moves to the neighboring epidermal cells, having cell sap of higher concentration. The guard cells become flaccid and shrink, and the stomatal aperture closes. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम्स। स्टेम्स की अगर बात करें तो जो भी नॉर्मल जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है लेंटिसल्स। वहाँ पे स्टेम्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो होते हैं लीव्स प्रेजेंट नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो वहाँ पे लेंटिसल्स देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा प्लांट्स जिसके सरफेस पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये उडी प्लांट नहीं, उडी स्टेम नहीं है। अगर बात करें जो बड़े पेड़ होते हैं उनके जो सरफेस होते हैं काफ़ी क्रैक्ड होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके को देखने को नहीं मिलता है क्लियर। लेकिन यहाँ पे छोटे जो पौधे होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं उनमें लेंटिसल्स देखने को मिलता है, और लेंटिसल से ही क्या होता है हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स। रूट्स की अगर बात करें तो हमारे पास अगर बात करें टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है और एक होता है जो भी पानी में उगते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक और यहाँ पे अगर खासकर बात करने वाले हैं मैंग्रोव्स की, तो जो भी हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है रूट हेयर्स होता है। जैसे ये हमारे पास अगर कोई टैप रूट है तो इससे छोटे छोटे जो है ना हेयर जो रूट्स होते हैं सेकेंडरी रूट्स होते हैं उनमें छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे क्या होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज के थ्रू क्या होता है हमारा गैस का एक्सचेंज होते रहता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो ओल्डर रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है लेंटिसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब छोटे लेंटिसल्स आपने देखा उस तरीके से पीछे वाले स्ट्रक्चर में आप देखो लेंटिसल्स इस तरीके के होते हैं, तो इससे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होते रहता है। लेकिन अगर बात करें मैंग्रोव्स की तो मैंग्रोव्स में क्या होता है जो भी वाटर सरफेस होता है जस्ट उसके ऊपर क्या होता है उनके जो रूट्स होते हैं बाहर निकले होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। उनको हम ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं या न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ब्रीदिंग रूट्स का जो दूसरा नाम होता है न्यूमेटोफोर्स होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं ताकि रिस्पायर वो कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस की अगर सिंपली अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वेराज अगर बात करें रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स ब्रेकडाउन होता है। अगर फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हो तो बाई प्रोडक्ट जो होता है हमारा ऑक्सीजन आता है, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो बाई प्रोडक्ट जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो होता है क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिस भी सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट होता है प्लांट में, वहाँ पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर बात करें रेस्पिरेशन की तो हर एक सेल में होता है, जो भी हमारा प्लांट है उसके हर एक सेल में जो होता है रेस्पिरेशन होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।